नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक हम लोग टीचर्स ऑफ बिहार यूनिसेफ के तत्वाधान एक चाइल्ड राइट्स वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसके तहत कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, कई ऐसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और गार्जियन इवन सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा 20 तारीख तक ये प्रतियोगिता, ये कार्यक्रम हमारा ऑन एयर है। आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आप प्रतियोगिता में भाग लें। जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं और आप गार्जियन भी, बहुत ही बढ़िया एक क्विज कंपटीशन भी आयोजित हो रहा है लगातार। कई लोग इसमें सर्टिफिकेट अर्न कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसमें जितना अधिक हो आप पार्टिसिपेशन करें, सबको बताएं और आप सर्टिफिकेट अर्न करें, सर्टिफिकेट आप अपने नाम कमाएं। तो अब जब हम आज ये जो कार्यक्रम हमारा है, तो ये कहीं कोई तो ऐसा कारण होगा कि हम यहाँ पे चाइल्ड राइट्स इस सेलिब्रेशन के बीच में यहाँ पे एक लेट्स टॉक चाइल्ड राइट को लेकर आए हैं। तो कोई बहुत ही बड़ा कारण होगा। तो इस सब जब मैं हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगी, आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कहीं राह चलते हैं, रास्ते जाते कहीं जा रहे होते हैं, तो देखते हैं अगर सड़क के किनारे ढाबा होता है या होटल्स होते हैं, हम ही अगर खाना खाने उतरते हैं या कोई शॉप होता है, वहाँ छोटे बच्चे होते हैं। वो हम बैठते हैं, हम अपने बच्चों के साथ वहाँ होते हैं या हम ही होते हैं। तो वो बच्चे सर्व करने आते हैं या आप चाय के छोटे-छोटे स्टॉल पे देखते होंगे कि वो बच्चे चाय का ग्लास धो रहे हैं, हमारे पास चाय लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये देखकर हमें फॉर अ सेकंड क्या हमें बुरा लगता है कि इन बच्चों को अभी कहाँ होना चाहिए? ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और हम एक बार अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, एक बार उनके तरफ देखते हैं तो बुरा तो लगता है। तो क्या हम ये समझ पाते हैं कि हमें क्यों बुरा लगता है? वो बच्चे क्या लैक कर रहे हैं? या क्या वो बच्चे वहाँ हैं तो क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है? क्या ये हमारा ये क्षेत्र है कि हम इसमें इंटरवीन कर सकें या हम उस बच्चों को ये बता सके, उस बच्चे के लिए कुछ ऐसा कर सके। तो यही बात आज हम लोग करने वाले हैं कि बच्चों के अधिकार, राइट? तो हम ये जानते हैं कि हाँ, अधिकार सबको मिलने चाहिए। बच्चों के अधिकार, हम लोग बच्चों के अधिकार की बातें करते हैं, बट करते क्या है? उन अधिकारों को हम शिक्षक या पेरेंट्स, गार्जियन जो होते हैं, वो अपने मुट्ठी में रखकर उनसे कहते हैं कि ये आपका अधिकार है, ये आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन हम एक चीज में लैक करते हैं कि हमें ये पता नहीं होता है कि बच्चों का अधिकार जो है ये बच्चों को बताना होता है, उनको सौंपना होता है। और जब अधिकार की बात हम कर रहे हैं तो एक तो मानवाधिकार तो ऑलरेडी है, जिसको आप ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। जब ह्यूमन राइट्स है तो ये बच्चों के अधिकार की बातें कहाँ से आ गई? ये क्यों हम ये उत्पन्न कैसे हो गया? 2007 में भारत के संविधान में इसको लागू करने की क्या आवश्यकता हो गई? कोई तो ऐसा बहुत ही बड़ा कारण होगा इनके पीछे कि बच्चों के अधिकार के लिए एक अलग सा कानून बन के आया, चाइल्ड राइट जिसको बोलते हैं हम। तो आज हमारा ये जो चैट शो है, ये लेट्स टॉक चाइल्ड राइट्स, तो आज हम इसमें इसी की बातें करेंगे। तो इसमें 2-3 बातें और ये हैं, मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें उद्देश्य है कि चाइल्ड राइट्स की बात क्यों कर रहे थे हम लोग, इसको क्यों लागू किए, कि बच्चों के ऊपर क्या ऐसी प्रताड़ना हो रही थी, वो कहाँ उनके जो डेवलपमेंट थे होलिस्टिक या ओवरऑल जिसको कहते हैं, वो कहाँ लैक हो रहा था। तो उस उनके अधिकारों की बात हम करने लगे। वो उनसे हम क्या छीन रहे हैं, उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं, खिलौने छीन रहे हैं या उनको शिक्षा में हम क्या दे रहे हैं। अधिकार दोनों तरफ होता है। जो डिप्राइव होते हैं, जिन बच्चों के पास संसाधन की कमी होती है, जिनके पास पूरे संसाधन होते हैं, उन्हें भी अधिकार की जरूरत होती है। अधिकार बच्चे और बच्चियों की भी होती है। अधिकार में हम गार्जियन की भी भागीदारी होती है, शिक्षकों की भागीदारी होती है। उस भागीदारी में अगर कोई अग्रिम भूमिका में है तो वो है हमारी सरकार, सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां। तो आज हम इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हमारे साथ साथ कई सारे ऐसे गेस्ट आने वाले हैं। तो जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं आज,
तो क्यों ना हम बच्चों की बात करने के लिए बच्चों को ही बीच में ले आए, उन्हीं बच्चों से ही बच्चों की अधिकार की बातें करें और ये कार्यक्रम बच्चों के ही हाथों में सौंपे कि वो, जब हम खुद ये बात बोल रहे हैं कि जब उनके अधिकार की बात है तो वो अपने अधिकार को समझे। तो इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे साथ इस कार्यक्रम के संचालन में हमारा साथ देंगे, वो 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स से हैं और उसकी फाउंडर हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी प्रियश्वरा भारती, जो कि +2 कर चुकी हैं और अब वेलकम प्रियश्वरा टू दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है तो प्रियश्वरा। हम जो है या प्रियश्वरा बोलो। प्रियश्वरा जो है वो +2 कर चुकी हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि किन उम्र के बच्चे हैं। यहाँ पे बच्चों के अधिकार की बात, जो 0 से 18 साल के बच्चों के अधिकार की बात, जिनको पता नहीं होता है उन्हें क्या करना है। तो प्रियश्वरा, टीचर्स ऑफ बिहार यूनिसेफ के तत्वाधान में जो हमारा ये जो हम लोग चाइल्ड राइट्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। प्रियश्वरा, आप फाउंडर हैं, आपने बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स की नींव रखी है, तो आप इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे। आप बताएं कि ये कैसे काम करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स एक ऐसा ग्रुप है जो जहाँ पे मतलब हर तरह के बच्चे हैं, फ्रॉम प्रिविलेज एरिया टू अनप्रिविलेज एरिया। और मेन जो उद्देश्य है बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स का, वो ये है कि लोगों को और साथ ही साथ हमारे एज ग्रुप के जो साथी हैं, हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, उनको भी अवेयर करना कि चाइल्ड राइट्स जो है बाल अधिकार क्या है, और उनका राइट। अगर उनके पास कोई अधिकार है तो वो उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। और वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब ऑनलाइन, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी और ऑफलाइन भी, बच्चों के बीच, लोगों के बीच, कम्युनिटीज में जाके भी, और सोशल मीडिया पे भी। क्योंकि सोशल मीडिया को केवल इंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं बनाना चाहिए, एक चेंज लाने का पर्पस बनाना चाहिए। और हम 2018 से लगातार 2 सालों से एक्टिव है, और हमारा 2 साल अभी अभी कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने नवंबर माह में ही ऑफिशियली शुरुआत की थी। तो 2 साल से लगातार हम कर रहे हैं, और अभी हमारे ग्रुप में टोटल 20 मेंबर्स हैं, एक्टिव 20 मेंबर्स। अच्छा प्रियश्वरा, बिहार में 2018 से आपका ये जो ग्रुप है ये यूनिसेफ के अंतर्गत आता है, राइट? आप काम कर रहे हैं तो बिहार के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज के बारे में कैसे जाने, यूनिसेफ से आप कैसे कनेक्ट हुई और आपको कैसे लगा कि हमें बिहार के बच्चे, या बिहार के, आप भारत, पूरे देश के बच्चों के अधिकार की बातें हम लोग करें, ये चीज आपके अंदर ये बातें कैसे आई? बहुत शुरुआत से ही, जब स्कूल में थे उस टाइम पे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जो एनजीओज है वहां पे जाते थे, तो यूनिसेफ का कुछ कुछ वर्कशॉप्स होता था जो 2013 में। मुझे भी पहले ही आम बच्चों के जैसे कुछ चाइल्ड राइट्स के बारे, बाल अधिकार के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम पता चला जब लोग चाइल्ड राइट पॉलिसी जो था उस पे 2013 में, उस पे हम लोगों ने वर्क किया था। जो उसका लैंग्वेज था उसको इजी करना था, बोलचाल में करना था, ताकि हर बच्चा चाइल्ड राइट्स के बारे में समझ सके। तो वहां से बेसिकली शुरुआत वहां से हुआ। उसके बाद बहुत सारे वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए। फाइनली 2018 में एक था जिसमें यूनिसेफ में एक मीटिंग थी, जिसमें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था, और सोशल मीडिया को अलग तरीके से, किस तरीके से यूज किया जाए बेनिफिट के लिए, ताकि अच्छी चीजें फैलाई जाए सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये आइडिया, एक फॉर्म करने का आइडिया उस मीटिंग से ही आया कि हम क्यों ना, अगर जैसे टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, और भी न्यू स्ट्रीम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, तो ऐसी चीजों पे भी केवल हम गाने, फिल्म या एंटरटेनमेंट के पर्पज से ना देखें, बल्कि बच्चों के लिए यूज करें, अवेयरनेस के लिए यूज करें। तो ये आइडिया वहीं से आया। बहुत बहुत अच्छी बात की प्रियश्वरा ने। आप सब सुन रहे होंगे
कि ये महज अभी 12th ये पास की है, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन भी अभी इन्होंने नहीं लिया है, कि सोशल मीडिया पे हम सब होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को हम कैसे कारगर बनाएं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए, ये चीजें सीखने लायक हैं। तो प्रियशरा, आप लोग जब काम करते हो इस ग्रुप के लिए, तो क्या स्कूल टाइमिंग में करते हो, या आपकी पढ़ाई हैम्पर होती है, या जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो गार्जियन, जो शिक्षक आपको सुन पा रहे हैं, वो भी बच्चों को, बाकी स्कूल के बच्चों को या अपने बच्चों को अभिभावक एनकरेज करना चाहेंगे कि देखो प्रियशरा दीदी काम कर रही है तो आप भी काम करो। तो आप किस तरह, क्या स्कूल टाइमिंग में काम करते हो बच्चों को जागरूक करने के लिए, या स्कूल ऑफ होता है उसके बाद, या कैसे काम करते हो आप लोग? क्या आपकी पढ़ाई हैम्पर होती है इसके कारण? हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक टैलेंट छुपा होता है। तो BYCR के थ्रू हम लोग जो है, जो भी हमारे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, या मेरे एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं कि जो फ्री टाइम है, कोई जो राइट। उनका फ्री टाइम है वो यहाँ पे वो इन्वेस्ट करें, ताकि हम उनके टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे सके और उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म दे सके कि वो अपने टैलेंट के थ्रू और अपने जो फ्री टाइम है उस टाइम को इन्वेस्ट करके सभी को अवेयर कर सके। तो जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं, केवल मतलब केवल पढ़ने से मतलब पढ़ाई भी हो, पढ़ाई के साथ साथ जो फ्री टाइम है उस टाइम में जो उनका टैलेंट है उनको पेरेंट्स निखरने दे, ताकि वो अपनी आवाज को एक प्लेटफॉर्म पे रख सके और लोगों को अवेयर कर सके, चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, राइटिंग हो, जो जो भी आपका इंटरेस्ट है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट हो। तो वो सारी चीजों के थ्रू और उन सारी चीजों के थ्रू आर्ट फॉर सोशल, एक तरह से सोशल फॉर चेंज। तो ये है कि हाँ जी। पढ़ाई के समय हम लोग बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग जो फ्री टाइम है वो हम करते हैं, और ओकेजनली हम ज्यादातर हमारा जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है, और ओकेजनली ऑफलाइन होता है, जैसे चिल्ड्रंस डे हुआ हाँ या जी। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हुआ। ओके प्रियशरा, हम आपसे बातें करते रहेंगे। तो इसी कड़ी में मैं दूसरे बच्चे को बुलाना चाहती हूँ, एंड शी इज भाव्या, जो कि क्लास 11th की स्टूडेंट है। ये भी बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स की एक मेंबर है। तो वेलकम करते हैं भाव्या। वेलकम भाव्या टू टीचर्स ऑफ बिहार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और जो हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा बच्चा है, ही इज रवि रोशन, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। ये भी बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स के एक मेंबर हैं। वेलकम रवि टू दिस शो। Thank you, ma'am. Good morning to all of you. गुड गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस शो, चैट शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देर न करते हुए आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाना चाहेंगे, और बच्चों को ये शो टेक ओवर करने का मौका देंगे। तो जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो है किरण कुमारी मैम, जो कि स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर क्वालिटी एजुकेशन से हैं, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से। हाँ, गुड मॉर्निंग नमस्कार एवरीवन। मैम। नमस्कार मैम। मैम, टीचर्स ऑफ बिहार के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत सादर अभिनंदन मैम। थैंक यू। और हमारी जो दूसरी माननीय अतिथि हैं वो है प्रमिला मनोहरम मैम, जो कि एजुकेशनल स्पेशलिस्ट हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, यूनिसेफ से। गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। मैम, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। मैम, जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं, ये शो जो है हमारा चैट शो, ये आज हम बच्चों के अधिकार की बातें कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैम कि हमारे बीच में 3 बच्चे हैं जो कि बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट जो ग्रुप है उसके तरफ से हैं। तो मैं ये प्रोग्राम उनके हैंड ओवर करूंगी। मैं उन थोड़ा ध्यान भी रखूंगी उन पे। तो जो अब जो कड़ी है, ये जो हम आगे बढ़ाएंगे, ये बच्चों की तरफ से बढ़ाएंगे। और जो इसमें मैम बच्चों के अंदर कई सारे ऐसे सवाल हैं, रिसेंट जो हमारा कोविड जो सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो रही है, उनका सोशल डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं मैम।
कि क्या बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, मेंटली भी हैरेसमेंट हो रहा है उनको। तो बच्चे कई सारे ऐसे सवाल उनके मन में है जो लेके आए हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भाव्या पहला प्रश्न पूछेंगी और वो किरण मैम से होगा। भाव्या, ओवर टू यू, आप किरण मैम से अपना सवाल करें। भाव्या। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। भाव्या, आप अपना सवाल किरण मैम से हेलो। करिए। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ भाव्या। भैया बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि में बहुत सारे माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर थे और अपने स्टेट छोड़ के दूसरे में आए हैं या फिर जो जिस स्टेट में थे वहाँ वापस आए हैं, में बहुत सारे बच्चे भी थे, उनकी स्कूलिंग आगे कैसे कंटिन्यू करी जाएगी? अभी तो उनके साथ जो प्रॉब्लम है तो स्कूल को लेके, उनको स्टडी लेके, वो कैसे पूरी होगी? एक्चुअली भाविया अभी हम लोगों ने सरकार की ओर से एक एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाया गया है जिसमें ओपन किया गया है कि जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके लोगों को भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनको अपने विद्यालय में एडमिशन दिलाना सुनिश्चित करें। तो इसमें हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें कई जिलों ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे पास करीब 10,000 बच्चे भी इस माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे हैं जो एनरोल्ड हो चुके हैं। तो मैं इस फोरम से भी ये कहना चाहूंगी कि जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके बच्चों के लिए हमारा स्कूल का सिस्टम खुला हुआ है और वो बच्चे वहां आके एडमिशन ले सकते हैं और उनको एडमिशन के क्रम में बहुत सारी छूट भी मिली हुई है, जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स या बहुत सारी चीजें अगर उनको देनी होती है खास करके सेकेंडरी स्कूल्स में तो उसके लिए भी उनको थोड़ी राहत दी गई है। तो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और वहां पे आके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, एक सवाल भाव्या ने आपसे किया, तो दूसरा सवाल मेरा प्रमिला मैम से है। यस। हाँ मैम, आपसे एक सवाल मैम। बाल अधिकार की जब हम बात करते हैं तो वो बच्चों के किन किन अधिकारों की बात वो करते हैं या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और कोविड जैसे महामारी में हम इसके लिए खुद को कितना तैयार कर पाए मैम? मैम, बाल अधिकार पे आप प्लीज मैम समझाएं, क्योंकि ये समझ भी नहीं है कि बाल अधिकार है क्या, किन राइट्स की बात करता है वो। जरूर, थैंक यू सो मच। ये बाल अधिकार इसको हमको हिस्ट्री को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस गठित किया गया, संयुक्त राज्य जब गठित किया गया, बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड भी शुरू हुआ था, वही यूनिसेफ है। और यूनिसेफ बच्चों के लिए इमरजेंसीज में, इमरजेंसी मतलब कोई आपदा हो जाए, उस आपदा में बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी जो जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें करनी है, बच्चों की पोषण के लिए, बच्चों के विकास के लिए उस समय में सिर्फ आपदा के समय में काम करती थी। और बच्चों को उस समय तक कभी भी राइट्स होल्डर माना नहीं गया। बच्चे परिवार की हिस्से थे, तो परिवार की जो भी मदद मिल रही थी ऐसे उनको देखा गया था। मगर एक सोशल एक्टिविस्ट ने इसके बारे में बोला, बच्चे भी राइट्स होल्डर है, बच्चों को भी अधिकार है। जो बच्चा पैदा होने से 18 साल तक वो बच्चे ही कहला जाते हैं, उनके लिए बहुत सारे
अधिकार है, उस अधिकारों के ऊपर हमको ध्यान देनी है। तो पहला कंट्री है पोलैंड। पोलैंड ने संयुक्त राज्य में अपना प्रपोजल रखी थी। जब वो प्रपोजल रखा गया था, उसके ऊपर लगातार 2 साल चर्चा हुई। तो चर्चा होने के बाद 1989 में ये तय हुआ, बच्चों का भी अधिकार है, बच्चे भी राइट्स होल्डर है, उनकी अधिकारों को हमको पूरा बच्चों की ये अधिकार मिलना चाहिए। जब आप ह्यूमन राइट्स का कुछ भी ट्रीटी देखते हैं, उसका 3 बहुत बड़ा प्रिंसिपल्स होता है। डिग्निटी, गौरव, इक्वालिटी, समानता और रेस्पेक्ट, सम्मान। जो भी ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज है, ये सब ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज इसके आधार पर ही किया जाती है। इसमें ये यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन में भी यही तीनों प्रिंसिपल्स को अपना गया है। बच्चों के लिए भी गौरव है, उनका समानता होना चाहिए, उनकी सम्मान होना चाहिए। जब ये सब 3 प्रिंसिपल्स के आधार पर 54 आर्टिकल्स तैयार किया गया है। ये 54 आर्टिकल्स को हम आसानी से 4 पिलर के नीचे लेकर आ सकते हैं। वो 4 पिलर है सर्वाइवल। पहला पिलर सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने की अधिकार। जी मैम। दूसरा है डेवलपमेंट, विकास के अधिकार। तीसरा है प्रोटेक्शन, सुरक्षा के अधिकार। चौथा है पार्टिसिपेशन, भागीदारी की। तो ये 4 प्रिंसिपल्स के नीचे आप वो 54 आर्टिकल्स को लेकर आ सकते हैं। ये थोड़ा सा देखेंगे, ये 4 प्रिंसिपल क्या बोलती है। जब आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन कहां से, उनको किससे सुरक्षा मिलनी चाहिए। बच्चों के ऊपर जो वायलेंस होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, हार्मफुल सब्सटेंस अब्यूज किया जाता है बच्चों के ऊपर, इन सब से बच्चों को सुरक्षा होना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट, वर्बल अब्यूज, बच्चों को नहीं मारते हैं मगर उनको जो बातों से उनको चोट पहुंचाते हैं, उससे भी उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। प्रोविजन बच्चों को जो शिक्षा का, हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, हेल्थ मतलब जो उनकी जो फायदा होने से ही उनकी जो टीकाकरण जो होती है, ह्यूमनाइजेशन, उससे बच्चों की जिंदा रहने की अधिकार है। यस मैम। इसलिए सरकार मातृ सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना ये सब करती है। और न्यूट्रिशन, पोषण जो होना चाहिए बच्चों को, वो एक अधिकार है। और केयर, बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करना, वो भी उनके अधिकार है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चों को जब बच्चा रहता है, उसकी जो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स उसकी जीवन में जो होना चाहिए, वो भी इस अधिकार में है। और पार्टिसिपेशन, बच्चों को भी अपनी बात रखने के लिए अधिकार है। ये सिर्फ ऐसा हमने उनके लिए कुछ चैरिटी नहीं है, हमने बच्चों को, ये उनके अधिकार है, हमको सुनना है, उनकी बातों को सुनना है और उसको सीरियसली भी लेना है। वो एक भागीदारी का एक पार्ट है, उनकी बातों को सीरियसली लेना।
और बच्चे के अधिकार ये भी है, वो ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। जब यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स की ये फोरम को देखकर, प्रियमदा, भावना और रवि, इन तीनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं अपनी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और सभी बच्चों की आवाज बनकर आ रहे हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है। और इनकी बातों को सीरियसली लेना हमारा कर्तव्य बनती है इस चाइल्ड राइट्स की आधार पर। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बच्चों की जो सुरक्षा, जब वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है, जैसे माइग्रेटरी लेबर के बारे में, उनकी बच्चों के बारे में भावना ने क्वेश्चन पूछा, ये भी इस अधिकार में आती है। तो ये जो मैंने बताया, जिंदा रहने की अधिकार, विकास के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार और भागीदारी के अधिकार, ये 54 आर्टिकल्स को हम इस 4 पिलर्स के नीचे ले आ सकते हैं। यही है UNCRC और इसको 1992 11 दिसंबर इंडिया ने रैटिफाई किया। रैटिफाई मतलब इंडिया ने बोला हम इसको पालन करेंगे। पालन करने का, जब एक कंट्री इसको रैटिफाई करता है, उस कंट्री को 5 साल के एक बार अपना रिपोर्ट जेनीवा में देना पड़ता है, इन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या किया। और इस रिपोर्ट को ऐसे माना नहीं जाता है, NGOs भी अपना रिपोर्ट दर्जा करते हैं, बच्चे भी अपना रिपोर्ट दर्जा करते हैं। इसके आधार पर जो भी कंट्रीज ने अपना रिपोर्ट दिया उसको वैलिडेट किया जाती है। इसीलिए बाल अधिकार को सभी कंट्रीज ने सीरियसली अपना लेते हैं और उसके पालन करते हैं। ये चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन इज द ओनली ह्यूमन राइट्स ट्रीटी जो बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अपनाया। 196 कंट्रीज ने साइन किया, 140 कंट्रीज इसको रैटिफाई किया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब प्रियश्वरा जो अपना क्वेश्चन वो किरण मैम से रखेंगी। प्रियश्वरा, आप किरण मैम से क्वेश्चन रखिए। प्रियश्वरा, जो भी आप जानना चाहती हो, आप ऐसे खुद बहुत एक्टिव हो। थैंक यू। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी बेनिफिट्स जो मिलते हैं स्टूडेंट्स को एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, जैसे कि आपको मिड डे मील है, फिर साइकिल और पोशाक योजना है, उसके अलावा स्कॉलरशिप की राशि होती है जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए, और सैनिटरी पैड्स दी जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, और साथ ही में जैसे आंगनबाड़ीज भी जो हैं वो सब में भी। तो ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं सभी बच्चों को? और अगर जैसे आंगनबाड़ी अभी तक खुला नहीं है तो वो कब से खुलेगा? और इसके अलावा इस वजह से, क्योंकि ये जो बेनिफिट्स हैं वो इनकरेज करते हैं किसी भी पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को खुद स्कूल जाने के लिए, ये बेनिफिट्स बनाए ही गए ताकि बच्चे स्कूल आए। लेकिन अभी अगर ये बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिल रहा है तो ड्रॉप आउट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। स्पेशली लड़कियों के ड्रॉप आउट होने से उनके चाइल्ड मैरिज, अर्ली मैरिजेस के चांसेस हैं, और लड़के जो हैं वो बाल मजदूरी की तरफ चले जाएंगे। तो क्या ये सारी चीजें रेगुलेट हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो कब से होंगी? इतनी संवेदनशील मुद्दे पे अपने विचार रखे और अपना प्रश्न भी पूछा, और बहुत ही प्रशंसनीय है कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने संवेदनशील मुद्दों पे बात कर पा रही हैं और बोल पा रही हैं। बहुत बहुत आपको थैंक यू, और आपके लिए बहुत शुभकामना भी। एक्चुअली आपने सही कहा कि सरकार ने ऐसे सभी जो बेनिफिशियल योजनाएं हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही चलाई हैं। और अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो समय समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की गई। जैसे पहले मिड डे मील शुरू किया गया,
फिर साइकिल और पोशाक योजनाएं शुरू की गई, पहले लड़कियों के लिए, फिर लड़कों के लिए। फिर सैनिटरी पैड, मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूंगी, सैनिटरी पैड नहीं दी जाती है, सैनिटरी पैड खरीदने के लिए मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत 300 रुपीज पर मंथ पर ईयर बच्चों को दी जाती है। तो ये सब बच्चों को दिए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, उनकी बहुत सारी जरूरतें को पूरा करने में सरकार अपनी भागीदारी निभाए और बच्चे स्कूल आने में मोटिवेटेड हों। तो जैसा आपने सही कहा कि बहुत हम लोगों ने जब इस योजनाओं की शुरुआत की तो ऐसा पता चला कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है या सभी को नहीं मिल पा रहा है। तो क्रमिक ढंग से इसकी योजना के कार्यान्वयन में सुधार भी किया गया है और पिछले 2 सालों से मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अकाउंट में सीधे सारी राशि ट्रांसफर की जाती है। जब भी बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में तो उनका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर बच्चों से ले लिया जाता है और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके फादर मदर के साथ जो ज्वाइंट अकाउंट है वो भी स्कूल के अभिलेख में दर्ज किया जाता है और जो राशि उनको, जो भी योजनाओं का लाभ उनको मिलना है और जो राशि उनको मिलनी है, या तो साइकिल योजना की हो, पोशाक योजना की हो या फिर स्कॉलरशिप की हो, उसके लिए उनको पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिशियरी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है स्टेट लेवल से। तो इस तरह से हम लोगों ने उस गैप को पूरा करने की कोशिश की है जो कहीं पे डाइल्यूट हो जाता था कि बच्चों तक राशि पहुंचने या सभी बच्चों तक राशि पहुंचने में कहीं कठिनाई हो रही है, तो उस पे हम लोगों ने इस इशू को एड्रेस किया है। जहाँ तक एमडीएम की बात आपने की, तो एमडीएम में बच्चों को अभी तक स्कूल में मिड डे मील के रूप में खाना दोपहर में प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना पीरियड में उससे भी राशि ट्रांसफर की जा रही है। तो आपकी चिंता बहुत जायज है कि इसके सारी योजनाओं का कार्यान्वयन में कितनी गैप थे, कितना डाइल्यूशन होता था, लेकिन इसको ये सूचना हम तक थी, मतलब सरकार तक थी और सरकार इस पे एक स्टेप ली है इसको रेगुलेट करने में कि उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर करने का तरीका अपनाया है। तो हमें लगता है कि हम लोग इससे ज्यादा अच्छे से बच्चों तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू मैम। मैं जितने भी इस शो के जो देख रहे दर्शक हैं, मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी जो हमारे माननीय अतिथि हैं यहाँ पे, या जो बच्चे आज इस शो को टेक ओवर किए हुए हैं, उनसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। किरण मैम से ही मेरा एक सवाल है कि मैम क्या शिक्षक बाल अधिकारों की जानकारी जमीनी तौर पर रखते हैं या बाल अधिकारों के संरक्षण के वहन हेतु हम शिक्षकों के लिए क्या कारगर कदम उठाने चाहिए, और इसके लिए मैम आपका क्या सुझाव मैम, और आप मार्गदर्शन दें। थैंक यू नम्रता। शिक्षकों को बाल अधिकार की जानकारी, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि जमीनी तौर पर शिक्षकों को बाल अधिकार की जानकारी नहीं है। जानकारी तो है शिक्षकों को, हम जैसे हम और आप बाल अधिकारों के बारे में जानते रहते हैं, हमारे शिक्षक तो उतने ही जागरूक नागरिक हैं, वो बाल अधिकारों के बारे में जानते हैं। पर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उनके व्यवहार में या विद्यालय के पूरे परिवेश में ये संवेदनशीलता के साथ ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। बच्चों के प्रति हमारे व्यवहार में जो संवेदनशील व्यवहार दिखना चाहिए, वो दिखने में कहीं ना कहीं अभी हम पीछे हैं। तो हमें इस पे काम करना है। खास करके अगर हम चाइल्ड राइट की बात करें तो एक सामान्य सी धारणा बन गई है कि हमें कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना है, पर उस मेंटल टॉर्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारे शब्द, हमारे व्यवहार या हम जो बच्चों को एड्रेस करते हैं उसमें कोई टॉर्चर बच्चा हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि बाल अधिकार हमेशा उनको एक कंफर्टेबल सिचुएशन देता है जहां हमारा बच्चा अच्छे से ग्रूमिंग उनकी हो पाए। वो इस पूरे बाल अधिकार का उद्देश्य यही है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन की हमारी जो पीढ़ी है वो बिल्कुल समर्थ, सक्षम और बहुत कॉन्फिडेंट बने, ताकि एक सुंदर सा वातावरण पूरे समाज में निर्माण हो और एक अच्छी जिंदगी हम लोग जी पाए, क्योंकि बच्चे ही आगे जाके एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं।
तो जी जहाँ तक हम लोग कहें तो शिक्षकों को थोड़ा और संवेदनशील हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनके सभी व्यवहार में, जहाँ तक हम अगर बाल अधिकार की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा भी की कि उनके शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, उनके पोषण भी उनका अधिकार है, उनको अपने एक कंफर्टेबल वातावरण में जीने का अधिकार है, उनकी जितनी भी बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा होने में हमारी प्रतिभागिता का उनको अधिकार है। मतलब अभिभावक की प्रतिभागिता हो, शिक्षक की प्रतिभागिता हो, समाज की प्रतिभागिता हो, इसका अधिकार हमारे बच्चों को, उनको प्रोटेक्शन का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार उनको प्रदान करने में हमारी पूरी सहभागिता होनी चाहिए। अगर हम विद्यालय वातावरण की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे अधिकार हमारे एड्रेस होते हैं। अगर हम शिक्षा का अधिकार की बात करें तो बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनको प्रॉपर रूप से शिक्षा का सारी एक्टिविटी उसके साथ कराई जाए और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कराई जाए, ये उनका अधिकार है। तो हमें हम सबको ये देखना चाहिए कि हम उनके साथ पूरी गतिविधियां ईमानदारी के साथ कराएं, तभी उन्हें शिक्षा के अधिकार का लाभ मिल पाएगा और हम कह पाएंगे कि हमने अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान कर दिया है। उनको स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलती हैं, अगर उन योजनाओं का पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से हम बच्चों के साथ कराएंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने उनके उस अधिकार को एड्रेस किया। उनके पोषण का अधिकार है, सभी बच्चों को मिड डे मील के लिए विद्यालय परिवेश में हम कार्य कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से हर बच्चे तक पहुंच पाए। तो ये बहुत सारे अधिकार हमारे शिक्षकों के व्यवहार में, हमारे प्रधानाध्यापक के व्यवहार में, विद्यालय परिवेश में ये एड्रेस किए जाते हैं। उनको प्रोटेक्शन का अधिकार है, उनको कोई प्रॉब्लम आए तो उनको विशेष रूप से उनके काउंसलिंग का भी अधिकार है ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें। तो हम इसके शिक्षा के अधिकार का बहुत बहुआयामी पहलू है, जिसके बारे में हम सभी शिक्षकों को इसके प्रति संवेदनशील होना ही होगा। और साथ में मैं यहाँ यही बोलना चाहूंगी कि हमें शिक्षकों के साथ जो हमारी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग होती हैं, उन सभी को हमें बाल अधिकारों से जोड़ के बात करनी चाहिए, ताकि हमारे शिक्षक एक संवेदनशील नागरिक है, उन्हें थोड़ा उनका ओरिएंटेशन हो पाए कि हमारे बच्चे हैं वो एक अधिकार के साथ हमारे पास आए हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके उन सभी अधिकारों को हम एड्रेस करें। साथ ही साथ यहाँ मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ विद्यालय में बाल संसद है, वहाँ पर भी इन अधिकारों की चर्चा आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि बच्चे भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाए और उनके बीच में भी एक डिमांड क्रिएट हो पाए कि वो शिक्षकों से बातचीत कर पाए कि उनके ये अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि पूरे टाइम उनको स्कूल में रह के अपनी प्रतिभागिता भी शिक्षा संबंधी गतिविधियों में करनी है। तो ये बिल्कुल म्यूचुअल एक गतिविधि मेरे समझ से होनी चाहिए विद्यालय में। हम शिक्षकों के साथ तो बातचीत आवश्यक रूप से करें, लेकिन बच्चों के साथ भी बातचीत करें। तो ये हमारी मतलब हमारी ये संकल्पना है कि शायद ऐसा होने से हम लोग ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे बच्चों के साथ। मैं बाल संसद की बात आपने करी तो उससे बहुत छोटा सा प्रश्न है कि क्या जो हमारे सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं, तो क्या इस कंसेप्ट पे क्या कुछ ऐसी विचारधारा आप लोग या कोई ऐसा कुछ तैयार कर रहे हैं कि जो वो भी इसी से रिलेटेड, जैसे बाल संसद है, बड़े बच्चे भी कुछ ऐसा कर पाए और वो भी अधिकारों की बात स्कूल में दिन भर रहते करें? हाँ बिल्कुल नम्रता, अभी हम लोगों ने समग्र शिक्षा में यूथ क्लब का एक अवधारणा है जो सिर्फ सेकेंडरी नहीं बल्कि प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों के साथ के विद्यालयों में ये गठित किया जाना है। यूथ क्लब का गठित करने का उद्देश्य ही यही है कि बच्चों के बीच में लीडरशिप डेवलप करना। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो बच्चे डिस्कस करेंगे पूरे साल। उस इश्यूज में चाइल्ड राइट भी एक इशू है जिससे कि बच्चों को डिस्कस करना है और अपने एक दूसरे के प्रति बातचीत उनको करनी है इस चाइल्ड राइट के संबंध में।
थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं रवि रोशन को बुलाना चाहूंगी और रवि रोशन का प्रश्न प्रमिला मैम से है। रवि, आप अपना सवाल मैम के सामने रखें। यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च के एंड में, तब हम सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे काफी खुश थे कि अब तो छुटकारा मिल गया स्कूल से, छुट्टी रहेगी, और वैसा हुआ भी। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सभी चीजें शिफ्ट हो गई वर्चुअली, ऑनलाइन। तो उसके कारण हम लोग का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, और सिर्फ बड़े बच्चे ही नहीं, 1 क्लास के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, 16 साल से छोटे बच्चे, उन लोग को भी ऑनलाइन क्लास करना पड़ा। तो चांसेस उनके ऊपर भी नेगेटिव एक्सपेक्ट एक एक्सप्लोर करने का या फिर इम्पैक्ट पड़ने का चांस बढ़ गया बच्चों को, और उनका स्क्रीन टाइम भी 6 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। तो ऐसे में बच्चों के लिए कोई क्रिएटिव वे एजुकेशन का, या फिर पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन, जो कि क्योंकि दोनों ही बच्चे और पेरेंट्स ही इस वजह से काफी स्ट्रेस में रहने लगे, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या कुछ गाइडलाइंस बच्चों के लिए हुआ या नहीं, है ना? यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब बच्चे एक लॉकडाउन के समय में, हम सभी ने इसको कल्पना भी नहीं की ये इतने लंबे समय तक चलेगा, बच्चों की स्कूल्स बंद रहेगी, और सरकार ने, सभी ने, कंट्री ने अपने अपनी जो ग्राउंड की स्थिति को देखकर, अपने कंट्री की स्थिति को देखकर अपना रूल्स बनाए थे। जब आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में, लॉकडाउन का प्रक्रिया का रूल्स हुआ था, उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, इस सब के लिए रूल्स भी बनाई गई थी। और आप समझते हैं हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। जब डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है जो सेंट्रल और स्टेट का जो गाइडलाइन सेंट्रल से आती है उसको स्टेट अपनाता है, अपने जो स्टेट के मुताबिक, अपने राज्य के मुताबिक जो करना चाहिए वो स्टेट तय करती है। ऐसे जो गाइडलाइंस आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की जो विभाग है, उन्होंने बच्चों के लिए भी, बच्चों की क्लासेस कब होना चाहिए, कौन से मीडियम के द्वारा होना चाहिए, इसके लिए ये गाइडलाइंस भी बनाए, और बच्चों की ऊपर ये बोझ नहीं बनना चाहिए, इसलिए उनकी जो लेसन्स है उसको भी कम किया गया है। इसके लिए NCERT करके, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऐसे हमारे राज्य में SCERT है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपके लिए टेक्स्ट बुक्स वगैरह बनाते हैं। वो लोग शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, BEP के साथ मिलकर, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, जो समग्र शिक्षा का पालन करती है, उनके साथ मिलकर बच्चों के लिए क्या, कैसे पढ़ाई होना चाहिए, और उनकी जो करिकुलम में क्या क्या बदलाव लेकर आना चाहिए, ये सब हुआ है। मगर आपकी क्वेश्चन एक मान्य रखती है, इसको कैसे स्कूल्स अपनाते हैं। जो आप बता रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में हो रही है। प्राइवेट स्कूल्स का बॉडी CBSE होती है। कुछ स्कूल्स जो जहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, यदि CBSE की रजिस्ट्रेशन है तो वो CBSE के अधीन आते हैं, यदि ICSE में रजिस्टर हुआ है वो ICSE के अधीन आते हैं, या वो लोग इंटरनेशनल स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन IB बोलते हैं उसको, उसमें रजिस्टर किए तो उसके अधीन आते हैं। फिर भी जब ऐसा महामारी के समय में उनको भी राज्य सरकार की जो योजनाएं है, राज्य सरकार की जो गाइड्स है, रूल्स है, उसको अपनाना पड़ेगा। और
बिहार में इसीलिए बिहार सरकार ने बच्चों के लिए टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षा को लेकर आई। टेलीविजन यदि आप देखते हैं उसमें 5 घंटे का क्लास 1 to 12 की है। यदि आप देखते हैं तो वहां पर आपको ये 6 घंटे की लगातार पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चों की आंख में प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। लगातार स्क्रीन को देखना बच्चों की आंख के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को पालन करना पड़ेगा, उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा भी देनी चाहिए। आपकी दूसरा सवाल था क्या क्या क्रिएटिव वेज में हम बच्चों तक जा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं सभी बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, सभी बच्चों के पास टेलीविजन भी नहीं है, इसीलिए ऐसे वाले बच्चों बिहार में भी बहुत सारे हैं, उनके लिए यूनिसेफ, बिहार सरकार, बीईपीसी और कुछ एनजीओस के साथ हम लोग फेस टू फेस कर रहे हैं। बच्चों के लिए मटेरियल तैयार किया गया है, कुछ कम्युनिटी वॉलंटियर्स और फैसिलिटेटर्स को लेकर। कम्युनिटी वॉलंटियर्स के द्वारा बच्चों की गांव में जाकर उनके साथ ये फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए बच्चों के साथ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ऐसे ही कम्युनिटी में कार्यक्रम हो रही है, जहां पर बस्तर, आप इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को जानते होंगे, सुने भी होंगे, जहां पर ट्राइबल लोग बहुत रहते हैं। वहां पर ओडिशा में भी ऐसा हो रहा है, झारखंड में, जहां जहां पर बच्चों के पास टेलीविजन नहीं है या इंटरनेट नहीं है या रेडियो का भी सुविधा नहीं है। कुछ स्टेट्स ने तो रेडियो के द्वारा कर रहे हैं, जहां पर रेडियो मिल रही है। दूसरा है कम्युनिटी रेडियोस। कम्युनिटी रेडियोस ब्रॉडकास्टिंग में नहीं आता है, नैरोकास्टिंग हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग इसको चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज के द्वारा टीचर्स भी जाकर बच्चों से मिलते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिटी वॉलंटियर्स के द्वारा करते हैं। ऐसे जारी रख रहा, मगर इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही है। एक टीचर को कुछ भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि हम ऑनलाइन पढ़ाई देनी है उसका पेडागोजी अलग है, क्लासरूम में जब पढ़ाई होती है उसका तरीका अलग होती है। तो अभी तक इसमें इस महामारी के समय में जो भी हो सकती है उसका सरकार, यूनिसेफ और एनजीओस मिलकर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। थैंक यू रवि, थैंक यू मैम। मैम से ही एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि जब अधिकार की बात करते हैं मैम, तो हम उनके लिए तमाम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी बातें करते हैं और उन योजनाओं के या जो भी अधिकारों के संरक्षण के कानून की बातें करते हैं। तो मैम क्या सरकारी या सरकार के तरफ से कोई ऐसी योजनाएं हैं जो कि बाल अधिकार संरक्षण की बातें कर रहा है, या केंद्र सरकार या अपने बिहार सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी योजनाएं हैं? और हमारे जो सरकार है वो इसके प्रति मतलब कितनी सजग है, क्या वो चिंतित है बच्चों के फ्यूचर को लेके, या जो हमारा ये जो भी कार्यक्रम होता है हमारा, चाहे बाल अधिकार सप्ताह हो या बाल दिवस हो या जो भी बच्चों के अधिकार की बातों के लिए अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, तो क्या हम वहीं तक सीमित रह गए हैं मैम, या सही में सरकार या हम इसके लिए सजग होना चाह रहे हैं या चिंतित है मैम? प्रमिला मैम से एक सवाल और इसी से रिलेटेड एक सवाल फिर किरण मैम से भी है। प्रमिला मैम। ओके, देखिए, जब बाल अधिकार का यूएनसीआरसी का इंडिया ने रैटिफाई किया, जब इंडिया रैटिफाई करती है एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द चाइल्ड राइट्स को, उसका मतलब है, मैंने पहले से भी बोला, वो अपनाती है, वो बोलती है मैं पालन करूंगा, इसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। जब इंडिया ने इसको रैटिफाई किया उसके बाद बहुत सारे कानूनी चेंजेस इंडिया ने किया।
और इस कानूनी चेंजेस के अनुसार एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो हुई है इंडिया में 2005 में, वो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बनाया गया था 2005 में। उस एक्ट के अनुसार 2007 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स गठित की गई है। उसके अनुसार सभी राज्य में स्टेट काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी गठित की गई है। तो ये जो काउंसिल्स है, ये काउंसिल्स राइट्स यदि हम देखते हैं, बच्चे राइट्स होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है बाकी सब जैसे सरकार की उद्योग में जो लोग काम करते हैं, ये सब ड्यूटी बेयरर्स बन जाते हैं। बच्चे राइट्स होल्डर्स है, हम सब लोग ड्यूटी बेयरर्स है। यूएन की रोल अलग होती है, हम लोग कस्टोडियन ऑफ यूएनसीआरसी है, इसीलिए हम सरकार के साथ भी मिलकर काम करते हैं, बच्चों के साथ भी मिलकर काम करते हैं, एनजीओ के साथ भी मिलकर काम करते हैं और पेरेंट्स के साथ भी काम करते हैं। तो इंडिया में जब 2005 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बनाया गया था, उसके लिए काउंसिल बनाई गई थी। उसके बाद यदि आप देखेंगे, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी आई थी 2009 में। उसको 2010 से सभी राज्यों ने अपना लिया, उसके लिए अपना स्टेट रूल्स बनाई गई थी। उसके आधार पर बहुत सारे चेंजेस भी ले आ गई थी। और उसके बाद पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, उसका एक्ट भी बनाया गया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस ले आए गए थे। चाइल्ड लेबर एक्ट, उसका रिव्यू भी हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। तो ये सब एक्ट्स है जो सरकार बनाती है। जब ये एक्ट बन जाता है, ये लीगल प्रोविजन है। जब ये लीगल प्रोविजन के अंदर आती है, it has more value. Anybody can go to the court to dispute. कोई भी कोर्ट में जाकर इसके आधार पर केस दर्ज कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। पहला केस है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष कर्नाड। जब कर्नाटका स्टेट ने यह तय किया स्कूल्स को हम क्लोज करेंगे, आरटी के मुताबिक यदि 60 बच्चे ये स्कूल में नहीं है तो स्कूल को बंद करेंगे, तब कृष कर्नाड ने इस एक्ट के मुताबिक केस किया सरकार के ऊपर, कर्नाटका सरकार के ऊपर, ये बोलते हुए यदि आपके कानून के अंदर आप बोलते हैं 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, मगर इन बच्चों को आप स्कूल बंद कर 5 किलोमीटर आने के लिए बोल रहे, तो वो पहला केस दर्ज हुआ। सरकार ने इसको ली, कोर्ट में गया, और जब कृष कर्नाड ने अपने पक्ष की विवाद को रखा, सरकार को ये मानना पड़ा उन बच्चों के लिए सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है ट्रांसपोर्टेशन दे, एक बस रेडी करें, बच्चों को लेकर स्कूल में छोड़ें और लेकर वापस आए। तो ऐसा ये पहला केस हुआ। तो ऐसे ही जब एक कानून हो जाती है वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो ये चाइल्ड राइट्स के कारण ऐसे बहुत सारे कानून भारत सरकार और बिहार सरकार अपनाए और उसके ऊपर काम भी करते आ रहे हैं। और जैसे आपने पूछा था, ये बच्चों की जो बाल दिवस बनाई जाती है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, हम वो याद रखते हैं। उसके कारण बहुत सारे चीज ये जो करते आ रहे हैं, आप में से बहुत लोग इसको इतना सीरियस भी नहीं लेते हैं, उसको नहीं भी जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक मौका मिल जाती है इसको और हाईलाइट कर दिखाएं, इसके बारे में सभी से बात करें और इसके ऊपर चर्चा हो जाए। एक मौका है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाती है ताकि हम इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करें। यस नम्रता।
थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम इसी से जुड़ा एक सवाल किरण मैम से है। किरण मैम, शिक्षक और बच्चों को इसके लिए क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आयोजित हो जहां पे बहस कर पाए, विचार हो पाए इस मुद्दे पर, और हम सेमिनार टाइम टू टाइम कर पाए? क्या ऐसी कोई योजनाएं जो यूनिसेफ और बिहार शिक्षा जो है वो दोनों मिलके कुछ ऐसी योजनाएं क्या तैयार कर रहे हैं कि हम ये इस वीक के बाद भी फिर हमेशा बच्चों के अधिकार की बातें होती रहे, ताकि जागरूकता जगी रहे सबके अंदर? किरण मैम की आवाज नहीं आ पा रही है। प्रमिला मैम, आप ही प्लीज इस पे कुछ प्रकाश डालें इस प्रश्न पे कि क्या ऐसी जैसे योजनाएं मैम, या मैं बताती हूँ, जैसे किरण मैम ने बताया, बिहार ऐसा राज्य है जहां पर जब शिक्षा के अधिकार का गठित किया गया था, शिक्षा के अधिकार नेशनल लेवल पर जब हुई थी, और बिहार सरकार ने उसके लिए स्टेट रूल्स बनाई थी। जब स्टेट रूल्स बनाया गया था, बिहार ही ऐसा पहला राज्य है जहां पर जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में बच्चों के लिए एक प्लेस भी उसमें प्रोविजन दिया गया है। वो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में यदि आप देखते हैं 14 मेंबर्स है, पर बिहार में 17 मेंबर्स है। उसमें बाल संसद, मीना मंच का सदस्य को भी रखा गया है। तो ये बाल संसद, मीना मंच बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाती है। और इसके अलावा जैसे मैम ने बताया, यूथ क्लब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाती है जहां पर बच्चे बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे बिहार यूथ राइट्स, चाइल्ड राइट्स सेंटर फॉर यूथ, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। मैम वापस आ चुके हैं, मैम यहाँ से आगे लेकर जाएंगे। मैम। हाँ, तो नम्रता, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा कि प्रमिला ने बताया कि हम लोगों ने बच्चों की प्रतिभागिता स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भी दी है, और बाल संसद, मीना मंच एंड यूथ क्लब तो हैं ही जहाँ जिस फोरम पे बच्चे बात कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट्स की बात करें तो हम लोगों ने एक विशेष प्रोग्राम चलाया है जिसमें कि बच्चों के अधिकार, उनके प्रोटेक्शन के संबंध में शिक्षकों के साथ शिक्षकों का ओरिएंटेशन हो। और मुझे लगता है कि बिहार में इसके राज्य से लेके प्रखंड स्तर तक कमेटियां भी गठित हो चुकी हैं, और हम लोगों ने पिछले साल ही 2019 में ये प्रोग्राम संचालित कर दिया था, और जिसमें कि बाहर की संस्था अर्पण है वो हमें सहयोग कर रही थी, और यूनिसेफ के सहयोग से हम लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें कि बच्चों के अधिकार की बात की जा रही है, उनके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, उनके विरुद्ध जो पॉक्सो एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उसके तहत अगर बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो कहाँ जाए, इसकी बातें की जा रही हैं। और हम लोग अभी शिक्षकों के साथ ये चर्चाएं कर चुके हैं। लगभग 160 टीचर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है, और प्रत्येक प्रमंडल में जाके हर एक जिले के कुछ चिन्हित मास्टर ट्रेनर हैं उनको भी ट्रेनिंग दी है। और हम लोग का आगे प्लान है कि हम लोग सभी 9000 जो हमारे सेकेंडरी स्कूल हैं उनके शिक्षकों के साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग करें। तो इस तरह से एक बच्चों के प्रति एक जागरूकता और एक संवेदनशील मुद्दे पे बातचीत और शिक्षकों का ओरिएंटेशन इस मुद्दे पे हो पाएगा, ऐसी हमारी भविष्य में आशा है। किरण मैम, आपसे एक सवाल है जो कि भाव्या रखना चाहती हैं। भाव्या, आप किरण मैम से अपना सवाल रखें। भाव्या मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोरोना को लेके बहुत सारे क्लास का सिलेबस कम कर दिया गया है और कुछ टाइम बाद फाइनल एग्जाम भी होने वाला है, और
इसमें और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, और कुछ बच्चे हैं जो स्मार्टफोन या वर्चुअल क्लासेस के थ्रू क्लास तो कर पा रहे हैं, बट वो बच्चे जो पूरी तरीके से स्कूल पे ही डिपेंड है, उनकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब है। और ऐसे में मैम सिलेबस का कम होना या फिर कम टाइम के चलते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे अफेक्ट पड़ना, तो मैम इस चीज को कवर कैसे करेंगे? जो चीज सिलेबस में छूट रहा है बच्चे से, तो वो चीज कवर कैसे किया जाएगा? एक्चुअली भाविया, आपकी चिंता बहुत सामयिक है। हम लोगों एक्चुअली अभी तो थोड़ा संकट का काल है और हम सबको मिलके ही इस पे काम करना है। बच्चे भी, अभिभावक भी, शिक्षक भी, हमारा शैक्षणिक प्रशासन भी, ये मिलके इस पूरे संकट के काल में संघर्ष करना है और पढ़ाई को भी उसी तरह आगे बढ़ाना है जैसे हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से बात करें, जैसा कि अभी प्रमीला ने भी मेंशन किया था कि हम लोगों ने दूरदर्शन पर प्रोग्राम चलाया 20 अप्रैल से ही। हम लोगों ने क्लास 9th और 10th के लिए, क्योंकि जैसा तुम लोग सभी जानते हो कि क्लास 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही माइलस्टोन होता है बच्चों के लिए, और उनकी पहला बोर्ड होता है, तो उनको बहुत चिंता होती है। तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय प्रोग्राम हम लोगों ने दूरदर्शन पे चलाया, जिसमें कि बच्चे के पूरे जो भी उनका मंथली कैलेंडर होता था अप्रैल महीने से ही, उसके अनुसार उस पे पढ़ाई कराई जा रही थी। उसके बाद मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में हम लोगों ने क्लास 1 से लेके 12 तक प्रत्येक क्लास के बच्चों के लिए एक एक घंटे, मतलब 1 and 2, 3 and 5, 3 to 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ऐसे 5 ग्रुप में क्लब करके हम लोगों ने एक एक घंटे दूरदर्शन पे प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि बच्चे न केवल अपनी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी सैटरडे संडे को उनके लिए स्पेस दिया गया है। तो मेरा ये आग्रह होगा आप सभी से कि आप उस प्रोग्राम को देखें यथासंभव। को ये मैं नहीं कह पा रही हूँ कि ये प्रोग्राम टीचर का रिप्लेसमेंट हो पाएगा, आपके स्कूल का रिप्लेसमेंट हो पाएगा, लेकिन आप अपनी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ इस प्रोग्राम को भी देखें तो आपको पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ अभी हम लोग नवंबर के फर्स्ट वीक से कक्षा 10th में जो बच्चे हैं जिनको अगले साल बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, उसके लिए हम लोग विशेष तौर पे प्रोग्राम चला रहे हैं। जो हमारे शिक्षकों ने ही पढ़ाया है, वो अब तक जो प्रोग्राम चला उसके बाद एक नए तरीके से और थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन की बात कर रहे हैं, ताकि क्लास 10th में जो बच्चे हैं जो इस बार अपीयर होने जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई नवंबर एंड दिसंबर महीने में पूरी हो पाए। और फिर हम लोग जनवरी के लास्ट वीक में एक क्रैश कोर्स को भी लेके आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चे अपने जो उनको कठिनाई हो रही है पढ़ाई करने में, उनको हम थोड़ी सहायता कर पाए। कठिनाई तो जरूर है, क्योंकि आप स्कूल जाते थे, वहाँ बच्चे अपने साथियों के साथ डिस्कस करते थे, शिक्षक के साथ डिस्कस करते थे, वो उसका रिप्लेसमेंट तो ये नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम आपके सामने है, आप इसका लाभ उठाएं। साथ ही उन्नयन ऐप का भी प्रोविजन है, जिससे कि बच्चे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने जो भी उनके डाउट है उसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस डाल सकते हैं। उसमें हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे टीचर्स या उनके साथी ही उसमें उस डाउट के क्लियर करके आंसर पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये सब जो भी प्रोविजंस है वो बच्चों के लिए किए जा रहे हैं। बच्चे इसको एक्सेस करें और इसका लाभ उठाएं। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग जो कठिनाई पढ़ाई करने में आपको आ रही है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी है कि आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक के में जो लेसन है उसको गंभीरता से पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसके पीछे में जो आंसर दिए हुए उस क्वेश्चन आंसर को खुद भी बनाएं। तो स्वाध्याय करने से भी हम अपनी पढ़ाई में अपनी ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये तो सच है कि अभी का टाइम बहुत ही कठिन है, बच्चों के लिए तो बहुत बोरिंग है और नीरस भी है, लेकिन इस बीच में हमें हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि अपनी प्रगति के लिए सोचना है, अपने आगे के प्लान बनाना है। और आगे ये समय भी खत्म हो जाएगा, फिर आपके लिए अपने कैरियर को चुनने की बात आएगी। तो अब उसके लिए भी योजनाएं बनानी है।
तो बिहार में बिहार कैरियर पोर्टल भी आप बच्चों के लिए हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। कैरियर से काउंसलिंग उसमें की जाती है, कैरियर से संबंधी आप विभिन्न जानकारियां उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बोर नहीं होने दें, आपको सेल्फ मोटिवेशनल लेवल को बना के रखना है और इन सारे प्रोग्राम का लाभ उठाना है। तो आप सबसे हमारी यही अपेक्षा है कि सभी प्रोग्राम को देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू भाविया। किरण मैम से ही मेरा एक सवाल है। मैम हाँ नम्रता। शिक्षा के अधिकार की बात अगर 2010 के पहले की बात करें और 2010 के बाद की बात करें मैम, तो आप शैक्षणिक गुणवत्ता को मैम आप कहाँ देख पा रही हैं? और हम शिक्षकों के लिए मैम कोई सुझाव, कोई नहीं मैम, सुझाव और मार्गदर्शन मैम। कहा जाए तो ऐसा लगता है कि हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता थोड़ी स्तर थोड़ा नीचे जा रहा है, ऐसा लगता है। पर एक्चुअली मैं उसको ऑब्जर्व इस तरह से करती हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ एनरोलमेंट बहुत बढ़ गए हैं, हमने शिक्षा को बहुत ज्यादा पहुंच उसकी बढ़ा दी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोलमेंट काफी ज्यादा हो गया है। तो इस लिहाज से प्रोपोर्शन में वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता थोड़ी नीचे जा रही है। लेकिन एक्चुअली हम अगर दूसरे पक्ष को इसको देखें तो हमारे बच्चे पहले से ज्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं, बच्चे ज्यादा एक्टिव बच्चे हमें दिखते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे दिखते हैं स्कूलों में। तो ये इस तरह से हमें दिखता है कि अब जागरूक बच्चे दिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखें हम तो गुणवत्ता पे हम काम कर रहे हैं और हम निश्चय ही आगे और भी अच्छा काम करके इसको और नेक्स्ट लेवल से लेके जाएंगे। शिक्षकों से फिर वही मैं कहूंगी कि शिक्षकों से या हमारे विद्यालय प्रशासन से हमारी यही अपेक्षा है और एक सजेशन यही है कि हम अपने काम जो भी हमारे सामने कार्य है उसको प्रतिबद्धता के साथ करते रहें और एक्चुअली एकदम कॉपी बुक स्टाइल में हम ये करें कि हमें क्या करना चाहिए और वही हम करें, तो फल तो फिर रिजल्ट तो मिल ही जाता है, गुणवत्ता अपने आप हमें दिखेगी कि हम काफी अच्छा कर पा रहे हैं। तो सिंपली मेरा इतना ही मानना है कि हम ईमानदारी से प्रतिबद्धता के साथ अपने ड्यूटीज को पूरा करें तो हम अच्छा कर पाएंगे, बस सही है। थैंक यू मैम। मेरा एक जो आखिरी प्रश्न है वो प्रमिला मैम से है। प्रमिला मैम। यस मैम, ये आखिरी प्रश्न है हमारे शो का कि मैम ये कैसे हम सुनिश्चित करें कि जो बाल अधिकार कानून है इसके लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं इनका पालन सही से हो पा रहा है या नहीं, ये शिक्षक कैसे सुनिश्चित करेंगे इन बातों को? और इसके लिए क्या कोई मानक है? अगर है तो मैम वो क्या है? देखिए, शिक्षा की अधिकार जब हुआ था 2009 में और उस सभी स्टेक होल्डर्स जैसे सरकार की जो अधिकारी गण और डिस्ट्रिक्ट में जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए रोल्स दिया गया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए रोल्स दिया गया है, शिक्षक के लिए अलग से रोल्स दिया गया है। यदि हम सब लोग मिलकर इसका पालन करें, जैसे किरण मैम ने बताया, यदि हम लोग सब जो ड्यूटी बेयरर्स है, अधिकारी से लेकर शिक्षक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये हम सब मिलकर कार्य करें, मेरा ये मानना है ये जरूर सक्सेसफुल होगी। क्योंकि जब मनुष्य तय करता है मुझे ये करना ही है करके, वो जरूर कर पाएगा। मगर यदि मनुष्य ये तय करता है नहीं मुझे तो इसमें ध्यान नहीं देनी है, ये मेरा काम नहीं है, तो ये हम नहीं कर पाते। ये जैसी बात है, where there is a will there is a way। तो पहले ये विल होना चाहिए, ये बच्चों की अधिकार है, वो उनकी चैरिटी तो हम दान नहीं दे रहे हैं, वो उनकी, और जैसे ड्यूटी बेयरर्स हम होते हैं, ये हमारा कर्तव्य है
हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमको तहे दिल से, पूरे मन से, खुशी से कार्य करना पड़ेगा। जब हम खुशी से भाग लेते हैं, पूरे मन से इसको अपनाते हैं, जरूर हम लोग इसमें सक्षम हो पाएंगे, सक्सेस होंगे, और बच्चों की जो अधिकार है वो उन तक हम लोग इसको पहुंच पाएंगे। श्योरली बहुत सारे चेंजेस आ चुकी है, मगर फिर भी जो अंतिम पड़ाव है उसको पार करने के लिए हम बहुत दूर भी है, हम बहुत क्लोज नहीं है। और मेरा आग्रह ये रहेगा, ये सिर्फ सरकार या सिर्फ माँ बाप या सिर्फ शिक्षक अकेले नहीं कर सकते, हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा, ताकि ये जो बाल अधिकार का कानून हुआ है उस कानून हकीकत में ग्राउंड लेवल पर आए और बच्चों की उनकी राइट्स जो है वो मिल पाए। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन विथ इक्विटी, उसका मतलब है जो शिक्षा में जो बच्चों की उनकी उम्र की अनुसार पढ़ाई होना चाहिए, सभी बच्चों की, वो बच्चा कहां से भी हो, कहीं से भी हो, और कौन से भी वर्ग का बच्चा हो, कहीं पर भी रह सकता है, उस बच्चे का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना एक अधिकार है और उस बच्चे की ये राइट्स है। उस राइट्स को लेकर आना हमारा कर्तव्य है। इसमें हम सबको मिलकर, सरकार अपना अलग से अकेले काम नहीं कर सकती है, शिक्षक अकेले काम नहीं कर सकते, अभिभावक अकेले काम नहीं कर सकते, कम्युनिटी मैनेजमेंट ग्रुप अकेले काम नहीं कर सकते। हम सब एक साथ मिलकर बच्चों के लिए ये सुरक्षित निश्चित करना है, ये बच्चे अपने जो शिक्षा की अधिकार है वो पूरी तरीके से अपनाएं, ताकि वो बच्चे आगे बढ़े। इस जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का मुद्दा यही है, बच्चे आगे बिहार आगे। आप सब लोग जानते हैं बिहार में 46% के ऊपर बच्चे ही है। यदि बिहार बच्चों के आगे नहीं रखते हैं तो बिहार आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा बिहार के लिए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है हम बच्चों को आगे रखें, उनकी राइट्स को उन तक पहुंचाएं और पूरे मन से खुशी से इसमें भाग लें। थैंक यू। मैम प्रियेश्वरा के कई सारे सवाल हैं। प्रियेश्वरा, आप अपना सवाल मैम से पूछे। मैम टेक्निकल टीम, हम दर्शकों के भी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं कि अब जबकि नई सरकार का गठन हो गया है तो बाल अधिकार के संदर्भ में बिहार सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है, ये अभिषेक आनंद जी का प्रश्न है। पहले किरण मैम से इस पे विचार लेंगे और फिर प्रमिला मैम से भी इस पे विचार लेंगे। किया है कि बाल अधिकार के संबंध में हम लोग पहले से भी विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो कार्य हम लोग पहले से करते आ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे आगे, और आगे बाल अधिकार के संदर्भ में भी हम लोग जो भी सरकार से हमारी अपेक्षा होगी वो तो पूरी होगी ही। बाल अधिकार संरक्षण आयोग वगैरह तो है ही हमारे ऊपर में, लेकिन हमें जो बाल अधिकार हमें स्कूल लेवल पे जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी हमें जारी रखनी है आगे। मैम प्रमिला मैम, बाल अधिकार के क्षेत्र में यूनिसेफ बिहार सरकार के तत्वाधान में और क्या सोचती है मैम? मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगी, बाल अधिकार को यदि हम पूरी तरीके से उसको सक्सेस करना है तो जो
चाइल्ड राइट्स कमीशन है उसको एक्टिव रहना चाहिए। कमीशन तो है मगर वो कमीशन एक्टिवली काम करना चाहिए। और जो बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं, जो गैप्स है शिक्षा के क्षेत्र में, यदि हम डेटा को एनालाइज करें, उसकी जो गैप्स है उसको सरकार सीरियसली ले और उस गैप को कवर करे ताकि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। वही मेरे तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट होगी। थैंक यू मैम। कोई और सवाल टेक्निकल टीम? स्मिता श्री मैम पूछना चाह रही थी। प्रियश, हाँ मैम, कई बार बच्चों की समस्या स्वयं बच्चों के बीच से उपजी होती है या फिर समुदाय की ओर से रचित होती है, लेकिन हमारे हाथ हमने कई बार बंधे महसूस किए हैं। इतनी अस्पष्टता होती है जबकि हम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में हैं। बच्चों से संवेदना रखने के लिए कभी कभी घुटन होती है। कौन सुने, किसे सुनाए, न्याय कैसे हो? किरण मैम। को कि बच्चों की समस्याओं से जो हमारे शिक्षक हैं वो उनको वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे उनको हेल्प करना चाहिए। शायद यही इस प्रश्न का मतलब है। तो इसके लिए कई हम लोगों ने जैसे कि पहले चर्चा की कि हम लोग चाइल्ड राइट प्रोटेक्ट या चाइल्ड प्रोटेक्शन पे हम लोगों ने मॉड्यूल तैयार किया है और उस मॉड्यूल के अंतर्गत कई फोन नंबर या कई कमिटीज का को मेंशन किया गया है कि आपको जब ऐसी चीजें होती है तो आप कहाँ पे जाएं, किसे बताएं। अगर आपको क्योंकि इस प्रश्न में ये मेंशन नहीं है कि समस्या किस तरह की है, इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं बता पाऊंगी कि किस कमिटी किसको उनको कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर अगर बच्चों के साथ कुछ ऐसी समस्या जो किसी को बता नहीं सकते हैं या उनके उनको काउंसलिंग की जरूरत है, तो फर्स्ट तो टीचर का एक रोल होता है कि वो एक काउंसलर भी है। तो पहले तो उन्हें काउंसलिंग करनी है। अगर वो समस्या कुछ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चाइल्ड को कोई उससे बाहर लाने के लिए उनको बाहर की किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग इस अभी तुरंत ही हम लोग स्कूल तक ये पहुंचने वाले हैं कि किस फोन नंबर को उनको कांटेक्ट करना चाहिए, किसे उनसे बात करनी चाहिए, कहाँ से हेल्प मांगना चाहिए। तो ये किसी समस्या विशेष के बारे में मेंशन करने के बाद ही हम लोग इस पे बातचीत कर पाएंगे। तो अगर ऐसी समस्या इनकी है तो ये हम लोग से वो बातचीत करके और इसकी जानकारी भी दे सकते हैं समस्या मेंशन करते हुए। थैंक यू। थैंक यू मैम। प्रिय सरक, क्या आप अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे मैम से? और टेक्निकल टीम से भी रिक्वेस्ट है कि और क्वेश्चंस प्रिपेयर रखें। Bhavya, do you have any questions? रवि, आप प्रश्न पूछना चाहेंगे मैम से? हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनका मैम ने काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हम लोग को। Okay, Bhavya, do you want to ask any question to ma'am? Or Priya Sharaf, please go ahead. Ma'am is here. ओके। एक जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनके एजुकेशन को लेकर के अभी क्या चीजें हो रही है, क्योंकि वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो उनको लेकर के आपकी योजनाएं क्या हैं और कैसे, जैसे अंतर ज्योति जैसे विद्यालय हैं और भी बहुत सारे विद्यालय होंगे, वो भी अभी मतलब वो काफी चीजें फेस कर रहे होंगे पेंडेमिक की वजह से। तो जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए आपकी योजनाएं क्या हैं, स्पेशली इस सिचुएशन को देखते हुए, कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए? किरण मैम। एक्चुअली
किरण मैम की आवाज नहीं आ पा रही है। प्रमिला मैम, क्या आप इस पे फोकस डालना चाहेंगे मैम? जो प्रश्न प्रियसरा का था। रिसोर्स टीचर्स को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है और वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के बच्चों के घर जाके भी अभिभावकों से भी संपर्क कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे उनसे उस मॉड्यूल के आधार पे कुछ कार्य भी कर रहे हैं। प्रमिला, इसको आप आगे लेके जाना चाहेंगी? एक्चुअली आई वुड लाइक टू शेयर, एक जो पहला सवाल जो टीचर का था उसमें भी 1098 ये जो चाइल्ड लाइन का नंबर है, सभी शिक्षक को ये नंबर मालूम होना चाहिए। ये 1098 एक चाइल्ड लाइन सपोर्ट सर्विसेज है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी घटित है बिहार में। यदि शिक्षक ऐसा कुछ घटना या कुछ है बच्चों के बारे में, आपको उन बच्चों को सुरक्षा मिलना चाहिए, उन बच्चों को आप मदद करना चाहते हैं मगर आपको पता नहीं है कहाँ जाना, किससे बात करनी है, कैसे करें, आप ये 1098 को फोन कर सकते हैं। वो लोग बच्चों को मदद देंगे, वो लोग सब कुछ करेंगे और आपकी जो नाम और इंफॉर्मेशन वो कॉन्फिडेंशियली रखा जाएगा, आपकी पूरा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। तो इसलिए प्लीज आप चाइल्ड लाइन सर्विसेज से संपर्क रखें और चाइल्ड लाइन सर्विसेज के द्वारा बच्चों की जो मदद मिलना चाहिए वो उपलब्ध कराएं। और जैसे जो प्रियंसरा का सवाल है स्पेशली एबल चिल्ड्रन के बारे में, स्पेशली एबल चिल्ड्रन के लिए सरकार ने समग्र शिक्षा के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जैसे मैम ने बताए, रिसोर्स पर्सन्स होते हैं हर ब्लॉक में, क्योंकि स्पेशली एबल बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, कुछ बच्चे ब्लाइंड होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग, उनकी जो मदद मिलना चाहिए वो अलग अलग होती है। इसके लिए अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स होते हैं ब्लॉक लेवल में। और कुछ बच्चे ऐसे भी है मल्टीपली डिसेबल्ड है, उनके लिए उनकी अभिभावक को ट्रेनिंग दिया जाती है। तो इसीलिए इन बच्चों के लिए उनकी नंबर्स उनकी रिसोर्स पर्सन के साथ होता है, तो उनके साथ मिलकर रिसोर्स पर्सन कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ एनजीओज भी बिहार में कार्य कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट भी है स्पेशली एबल लोगों के लिए, उसमें बच्चे भी शामिल है, वो लोग भी इसमें अभी पूरा कार्य कर रहे हैं। मगर मेरा ये मानना है हम 100% इन सभी बच्चों को शामिल नहीं कर पा रहे, वही हकीकत है इस समय में, मगर कोशिश जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चों को इसका मदद मिले। एक क्वेश्चन निपुण मैम से था, क्या प्लीज टेक्निकल टीम उस क्वेश्चन को रख पाएंगे? निपुण मैम का एक क्वेश्चन था बाल संसद से रिलेटेड। बाल संसद को सशक्त करने के लिए ट्रेनिंग, बजट एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस। किरण मैम और प्रमिला मैम, मैम का क्वेश्चन है कि सशक्त करने के लिए ट्रेनिंग, बजट एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस क्या है मैम? किरण मैम। बाल संसद के मेंबर्स को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास बजट उपलब्ध है और हम लोग ट्रेनिंग पिछले साल तक हम लोगों ने की है। इस साल अभी एक्चुअली बच्चे चूंकि घर में हैं और कोरोना का पीरियड है, ऑनलाइन नहीं किया जा सका है अभी तक, तो इसकी मॉनिटरिंग फिलहाल अब इस साल नहीं की जा पा रही है। और हम लोग एसएमडीसी की ट्रेनिंग हम लोगों ने प्लान किया है, जैसे ही इलेक्शन ओवर होता है तो एसएमडीसी की ट्रेनिंग प्लान हुई है, तो हो सकता है उसके बाद हम लोग बाल संसद की ट्रेनिंग भी कर पाए। थैंक यू मैम। उमाकांत सर का एक क्वेश्चन है, टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा क्लास 6 to 8 बच्चों के लिए सभी विषयों का फेसबुक लाइव क्लासेस 13 अप्रैल 2020 से शुरू कर 9 जून 20 तक संचालित हुआ, जिसमें जून तक के पाठ्यक्रम को पूरा कर ऑनलाइन असेसमेंट करवाया गया, जो लॉकडाउन में बच्चों के हित में किया गया अच्छी पहल थी।
क्या सरकार के स्तर से स्कूल लेवल पर इस तरह लाइव क्लासेस संचालन का विचार रखती है? तो मैम। हम लोगों ने दूरदर्शन पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास, जो हम लोगों ने एक डेटा निकल के आया कि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन भी नहीं है, तो लाइव क्लासेस स्कूल लेवल पे हमारे टीचर अभी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके चला रहे हैं, संचालित किया जा रहा है, पर हम लोगों ने यहाँ से कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है लाइव क्लासेस के लिए। लेकिन फिर भी ये लाइव क्लासेस का दूसरा फॉर्म हमने दूरदर्शन पे प्रोग्राम को लाइव ही संचालित करवाया है, और साथ में ये सारे प्रोग्राम यूट्यूब पे भी बच्चों के लिए पूरे समय उपलब्ध हैं। जो भी प्रोग्राम दूरदर्शन पे प्रसारित किए जाते हैं वो यूट्यूब चैनल पे फिर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय ही के नाम से बच्चों के लिए 24x7 वो उपलब्ध होते हैं। आगे भी हम लोग इस तरह के प्रसारण करने की, जैसे जियो टीवी से भी हम सरकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और निकट भविष्य में हम लोग जियो टीवी पे भी लेके जा रहे हैं इस प्रोग्राम को। और साथ ही साथ मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय भी एक ऐप है जिसमें कि बच्चे लाइव होके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का आंसर पा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बच्चों के साथ एक्टिविटीज सरकार की तरफ से की गई है। थैंक यू मैम। कोई दर्शक इसमें से और कोई प्रश्न जो पूछना चाह रहे हैं हमारे माननीय अतिथियों से? निपुण और रवि, क्या आप? मैम, मुदित सर का एक क्वेश्चन है। जहां तक मेरी जानकारी है, संविधान हमें प्रत्येक मध्य विद्यालय में विशेष शिक्षक की जानकारी देती है, क्या ये हो पाया? डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए कोई शिक्षक की बात तो वर्तमान में ये नहीं हो पाया है। प्रत्येक मध्य विद्यालय में विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं है, बल्कि ब्लॉक लेवल पे, जैसा कि प्रमिला ने बताया, एक क्लस्टर बनाया गया है मध्य विद्यालय और अन्य विद्यालयों का, जिसमें कि एक रिसोर्स टीचर होते हैं, और वो वही घूम घूम के ऐसे बच्चों को, क्योंकि बच्चों की संख्या कम होती है, तो वैसे घूम घूम के हर विद्यालय में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं या पढ़ाते हैं। थैंक यू मैम। और हर एक विद्यालय के शिक्षकों की ट्रेनिंग, उनको ये बताया जाता है कि उनके क्लास में अगर ऐसे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं तो उनको कैसे ट्रीट करें। तो इस तरह से हम लोग बच्चों तक अपना एक्सेस या शिक्षकों तक को ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। कोई और प्रश्न, कोई और शिक्षक वृंद से जो प्रश्न पूछना चाहेंगे मैम लोग से, आप पूछ सकते हैं। मैम हमारे सामने है आपके सारे क्वेरीज का जवाब देने के लिए। नम्रता, मैं एक रिक्वेस्ट रखना चाहूंगी, क्या मैं रिक्वेस्ट रख सकती हूँ? श्योर मैम, श्योर। देखिए, एक्चुअली यदि टीचर्स चाहते हैं, टीचर्स कर सकते हैं। आप अपने स्कूल की, अपने बच्चों की यदि नंबर्स, पेरेंट्स की नंबर्स आपके पास है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अपना ही जो लेसन्स का आप लोग रिकॉर्ड कर जैसे टीचर्स ऑफ बिहार के प्लेटफॉर्म पे दिए थे, यस मैम, उसी लेसन्स को आप व्हाट्सएप के द्वारा पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। वो भी हो सकती है ये पूरी, क्योंकि सरकार तो आदेश नहीं दे सकती है। यदि आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टीचर से मेरा मुलाकात हुई, बिहार से भी बाहर से भी, उन्होंने अपना कर्तव्य माना इस समय में मुझे भी कुछ करना बच्चों के लिए करके, कुछ शिक्षक ने अपने आप, जैसे टीचर्स ऑफ बिहार ने, आप लोग सभी मिलकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों ने किया, बहुत बड़ी बात है, अच्छा किया आप लोगों ने, धन्यवाद आप लोगों को। मगर इसको सभी बच्चों के साथ इंटरनेट उपलब्धि हमेशा नहीं होती है। फेसबुक के लिए तो आपको इंटरनेट जरूरी है, मगर व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड लेसन्स यदि आप लोग भेज सकते हैं, या कुछ पॉइंट्स भी भेज सकते हैं पेरेंट्स के लिए, तो वो भी बहुत बच्चों के लिए बहुत मदद मिलेगी।
क्योंकि हमने इसको आंगनवाड़ी सेंटर्स में ICDS के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे तो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके साथ हम सीधा नहीं मिल पाते हैं। तो हम ICDS डिपार्टमेंट के साथ उनकी आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा पेरेंट्स तक पहुंच रहे हैं, पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑडियो के द्वारा, और कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी दे रहे हैं बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो भी जारी है। ऐसे शिक्षक यदि आप लोग चाहते हैं, प्लीज प्लीज अपने ही बच्चों को, अपने स्कूल की बच्चों को उनकी पेरेंट्स की नंबर के द्वारा प्लीज रीच आउट कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, अकेले कोई भी इसको नहीं कर सकता है। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि बच्चों की जो गुणवत्ता शिक्षा मिलना चाहिए वो मिले संपूर्ण तरीके से। वही मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम ने बहुत अच्छी बात कही, और जितने भी शिक्षक फॉलो कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, सुन रहे हैं, ये मैम एज अ रिक्वेस्ट बोली, हालांकि ये मैम का ऑर्डर होना चाहिए हम शिक्षकों के लिए कि आप प्रश्न से बेटर है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें अपने तौर पे। प्रियेश्वरा, क्या आपका कोई प्रश्न मैम, दोनों मैम से किसी से है तो आप प्लीज रखें। प्रियेश्वरा, कैन यू हेयर मी? मेरे ख्याल से हम सभी ने, हाँ हेलो, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? जैसा मैम ने हमने एक्चुअली हमारे जो भी सवाल थे हमारी पूरी टीम का, हमने मैक्सिमम हमने पूछ लिया है। पर मैम ने जैसा एक बोला, एक तो वही कि करियर पोर्टल है, लेकिन जैसे ये अभी जो हम बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे जो क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अभी जो क्लास 12 का जिन्होंने, जैसे मैंने खुद भी, जिन्होंने क्लास 12 का दे दिया एग्जाम, वो अब क्योंकि पूरा 9th-10th के भी बच्चे और 11th-10th के भी जो बच्चे हैं, उनका भी सेशन अभी शुरू नहीं हो पाया, और 12th बाद का हमारा जो है पूरा 1 साल का गैप हो गया। तो 12th के अबव जो 12th हैं उनके लिए भी अगर कुछ मतलब कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है यूथ्स में भी कि हम लोगों ने अपना मतलब एग्जाम दे दिया और अब हमारा क्लासेस नहीं शुरू हो पा रहा है। तो इस चीज को, जो एक एंजाइटी है, एक जो उस चीज से कैसे कवर अप हम करें। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि एक्चुअली ये जो अभी का सिचुएशन है वो सभी के लिए है, और ये प्रॉब्लम से हम लोग को बाहर निकलना होगा ही। इसके लिए हम लोग को आगे की प्लान करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अभी का समय है वो अभी, फॉर द टाइम बीइंग ये चीजें आई है और कुछ दिन के बाद ये चीजें ओवर हो जाएंगी, और आपको आगे अपने करियर को लेके जाना ही है। और आप अपने करियर के अभी का टाइम का उपयोग अपने करियर की प्लानिंग में आप कर सकते हैं, करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और करियर उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने अंदर और चीजें जो आपको बहुत सारे उस करियर के लिए जो अपेक्षाएं हैं जो आपके व्यक्तित्व में, उसको विकसित कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी तो बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खुला हुआ है जिससे कि आपको अपने आप को विकसित करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो इसको आप वैसे कुछ अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। ये टाइम जो खाली मिला है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए, और अपने आप को उस तरह से बहुत सी चीजों को जानने की, समझने की, जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अगली बार जब ये हमारा कोविड का पीरियड ओवर हो जाएगा, आप एक नए तरीके से खुद को तैयार पाएंगी और आगे अच्छा कर पाएंगी। ऐसा नहीं होता है कि ये टाइम जो अभी थोड़ी निराशा का टाइम है, ये पूरा टाइम निराशा का ही टाइम चलता रहेगा। हम पुरानी बातों को देख सकते हैं, आज से 100 साल पहले भी ऐसा पैंडेमिक का सिचुएशन आया था, उससे उबर के लोग आगे आए, और आगे आके फिर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे से स्थापित किया खुद को, और आगे के काम करते रहे। तो खुद की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, और खुद को और ज्यादा समर्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर समस्याएं आती हैं तो खुद को सक्षम बनाने का मौका भी देती है।
तो इस तरह से खुद की काउंसलिंग करके आपको आगे लेके जाना होगा। अपने करियर को एक्सप्लोर कीजिए, आप क्या आगे जीवन में करना चाहती हैं वो जानने को, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, आगे की समय की योजना बनाने में अपना टाइम कीजिए, खुद को सक्षम बनाने में व्यतीत कीजिए। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से खुद को कैरी कर सकते हैं इस निराशा के टाइम से। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना मेरी कि आप लोग इसमें इस टाइम को अच्छे से पास कर पाए और अपने आप को नए और एकदम सक्षम और समर्थ नागरिक के रूप में आगे लेके जा पाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू शर्मिला मैम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, एंड आप बच्चे अपना समय देने के लिए और प्रश्न रखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि मैम की बातों से बहुत सारे क्वेरीज जो आपके मन में चल रहे होंगे, और आपके थ्रू जो लाखों बच्चे हमारे देश के हैं और देश के बच्चे जो भी नेशनली इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज इन कोविड के टाइम में सबके क्लियर हो गए होंगे और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि शिक्षक भी जो बहुत सारे सवाल उनके मन में बच्चों को लेके, बच्चों के अधिकार को लेके थे, वो जब अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर था वो भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और वो आगे खुद से इनिशिएटिव लेके शिक्षक भी अपने बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, हमारे समाज के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे घर के बच्चे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दोनों मैम का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग इन द शो। Namrata, for Prem Swara's question, I have a information. Yes, ma'am. प्रेम स्वरा यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ मिलकर युवा प्लेटफॉर्म गठित की है। उस युवा प्लेटफॉर्म के द्वारा नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के साथ मिलकर बिहार में भी बहुत सारे कार्य होगी। जो कैरियर पोर्टल आपको स्कूल में मिलती थी उसका लाभ भी लक्ष्य करके आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो भी है वो NYKS NSS के द्वारा आप सभी को मिलेगा। और युवा पोर्टल में आप लोग जाकर देखिए, आप लोग डिजिटली savvy है इसलिए आप लोग वो युवा पोर्टल को जाकर देखिए, उसमें जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो देखिए, और उनकी कार्यक्रम भी चलते रहती है। तो वो प्लीज आप लोग उसमें शामिल हो जाइए, अपना बात रखिए। और जैसे किरण मैम ने बोला, ये हमारे लिए एक मौका है, जैसे यूनिसेफ में हम बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर। एक मौका मिला हमको ताकि हम सब कुछ और अच्छी तरीके से करें। तो ये समय को हम अच्छी तरह यूज करें और इनोवेटिव चीजेस आप लोगों के द्वारा ये हमारे पास आती है। तो आप लोग जो भी आपके मन में आइडियाज है हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग सभी बच्चों को और सभी शिक्षक को अच्छी तरह हमारा मदद दे पाएंगे। और टीचर्स ऑफ बिहार प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियम स्वरा, भाव्या और रवि, थैंक यू सो मच, एंड किरण मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। एंड दूरदर्शन में भी हम लोग 14 से 20 तक वर्ल्ड चिल्ड्रन से मना रहे हैं, 10 बजे से 11 बजे से 12 बजे तक। प्लीज वो आप लोग देखिए, उसका लिंक्स भी आपको मिल सकती है, उसका यूट्यूब चैनल में भी वो आने वाला है। प्लीज आप लोग उसको देखिए और जो चिल्ड्रन का राइट है उसको रियलिटी में लेकर आए, तभी हम लोग निश्चित हो पाएंगे हमने कुछ किया है। So thank you so much Namrata and everybody, thank you so much. Thank you so much ma'am, thank you all of you. Thank you ma'am. Thank you.